नमस्कार दोस्तों, स्वागत है यूट्यूब चैनल गोकुल स्टडी में। और कैसे हैं आप लोग? एकदम अच्छे होंगे, एकदम बढ़िया होंगे और पढ़ाई आपकी बढ़िया चल रही होगी। कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखना कि वीडियो आपको कैसा लगा और कंप्लीट ही वीडियो आप लोग देखा करो ताकि चीज़ें आपको सीखने के लिए मिलें। 2 मिनट के अंदर तो मैं कुछ भी आपको समझा नहीं सकता, प्रॉपर वीडियो ही आपको देखनी होगी। और लास्ट वीडियो अपनी जो ये नंबर जितना भी है 45, 46, 47 जो भी नंबर है इस वीडियो का, तो आप लोग देखना, इसको कंप्लीट देखोगे तो चीज़ें आपको सीखने के लिए मिलेंगी। ऐसा कोई क्वेश्चन बनेगा नहीं जिसको आप लोग नहीं कर पाओ। कंडीशन क्या है, उसके लिए आपको वीडियो कंप्लीट ही देखना होगा। और यदि आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं कमेंट्स। मैथ स्पेशल की वीडियो होती है शाम को, उसको भी आप लोग देखना, नहीं देखते हो तो उसमें भी आपको बेहतरीन तरीके से क्रमचय संचय सिर्फ यही चीज़ें पढ़ाने वाला हूँ मैं आपको। और प्रायिकता क्या है और एक्स्ट्रा टॉपिक आपके लिए नहीं पढ़ाऊँगा, क्योंकि 12th क्लास में जो होते हैं ना, काफ़ी स्टैंडर्ड से पढ़े हुए हैं हमने ये, तो मैंने सोचा कि ये बता देता हूँ आपको। यूपीएसआई में आएंगे, ये आएंगे, बैंक में आते हैं, और जी हम बात करें तो रेलवे में आते हैं प्रायिकता के क्वेश्चन। तो किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं तो वहाँ पर तो हम उसी वीडियो में बात करेंगे। आज हम लोग बात करने वाले हैं संविधान में लोकसभा की। लोकसभा होती क्या है, लास्ट वीडियो में बात की है राज्यसभा की, तो आज लोकसभा का प्रावधान क्या है, किस आर्टिकल में किया गया है, आंग्ल भारतीय का प्रावधान क्या है, कब इनको समाप्त किया जाएगा, किस आंग्ल भारतीय होते कौन हैं, इनके संबंध में क्या प्रावधान है, कब कितनी सीटों का प्रावधान किया गया, लोकसभा में कितनी सीटें कब परिवर्तित की गई, कब तक निश्चित रहेंगी सीटें लोकसभा की, सबकी हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं। करते हैं शुरुआत लोकसभा से। लोकसभा, सबसे पहले आप लोग इसको समझ लो लोकसभा होती क्या है, और फिर उसके बाद हम स्ट्रक्चर बना लेंगे एक, जैसे हमने राज्यसभा के लिए बनाया था कि कितनी सीटें किसका प्रावधान है। यदि मैं बात करूं लोकसभा की, तो यहाँ संविधान में प्रावधान की बात की जाए तो आर्टिकल नंबर 81 में प्रावधान मिलता है लोकसभा का। संसद 2 सदनों और राष्ट्रपति से मिलकर बनी होती है, जिसमें राज्यसभा होती है और जिसमें लोकसभा शामिल होती है। राज्यसभा की हमने बात कर ली है, लोकसभा की आज हम लोग बात कर रहे हैं। तो इसका प्रावधान आर्टिकल नंबर 81 में देखने के लिए मिलता है, 81 में प्रावधान इसका किया गया है। अब यहाँ से हम लोग बात करें तो ये कैसा सदन होता है, ये निम्न सदन होता है, जनता का सदन होता है, जिसमें प्रतिनिधि सीधे जनता के द्वारा चुनकर जाते हैं, यानी प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं इसके प्रतिनिधि। यहाँ से पूछता है लोकसभा के जो प्रतिनिधि होते हैं, या जिनको हम बोलते हैं एमपी ऑफ लोकसभा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ लोकसभा के जो सदस्य होते हैं, उनका चुनाव किस प्रकार होता है, तो वहाँ डायरेक्ट होता है। उनकी सबकी हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पर सीधे जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि क्या करते हैं, भाग लेते हैं या फिर कानून बनाने के लिए जाते हैं। नॉर्मल तौर पर होता क्या है यहाँ पर लोकसभा में और राज्यसभा में। लोकसभा में हम बात करें तो क्या होता है, लोकसभा में भी कानून बनाने का कार्य होता है और राज्यसभा का भी कार्य कानून बनाने का होता है। तो यहाँ पर ये संसद के रूप में शामिल होती हैं, लोकसभा की भी सहमति हो और राज्यसभा की भी सहमति हो, तो वहाँ पर कानून बनाने का कार्य होता है इनका। अब हम लोग यहाँ पर बात करें कि कितनी सीटों का प्रावधान लोकसभा में देखने के लिए मिलता है, यानी कितने प्रतिनिधि चुनकर के लोकसभा में जाते हैं, उनकी हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं। क्योंकि हमने प्रधानमंत्री की तो बात कर ली है, क्योंकि प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के साथ हम लोग पढ़ते हैं वहाँ। अब यहाँ पर हम लोग बात करेंगे किसके संबंध में, अब हम लोग बात करेंगे लोकसभा में कितने सदस्य चुन करके जाते हैं, राज्यसभा से कितने होते हैं और केंद्र शासित प्रदेशों से कितने होते हैं, आंग्ल भारतीय क्या है, उनका प्रावधान रहेगा या फिर नहीं रहेगा, उन सब की हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। ध्यान से और अच्छे से आप लोग यहाँ पर इसको समझना। लोकसभा की बात की जाए तो वहाँ पर अब वर्तमान की संख्या टोटल सीट्स कितनी है, 552 है। कुल सीटों की बात की जाए तो वहाँ 552 सीटें देखने के लिए मिलती हैं। लोकसभा यदि बात करें हम, टोटल सीटें कितनी हैं, कुल सीट
कुल सीट की बात की जाती है तो वहाँ है 552 है। और वर्तमान सीटों की संख्या की बात की जाए, वर्तमान सीट कितनी है, तो वहाँ आपका आंसर होगा 545 सीटें हैं। जस्ट एक सेकंड आप लोग रुकिए। अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं तो 545 सीटें वर्तमान में हैं, और यहाँ हम कंडीशन की बात करते हैं तो कितने निर्वाचित होते हैं, निर्वाचित कितने होते हैं, और मनोनीत की बात की जाए तो कितने होते हैं। अभी मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, जब अगली बार अभी समझाऊंगा इसको मनोनीत या फिर जिनको बोलते हैं आंग्ल भारतीय या फिर एंग्लो इंडियन जिनको हम कहते हैं, तो इनके कितने सीट्स हैं, तो वहाँ 2 आंग्ल भारतीय लोकसभा में मनोनीत किए जाते थे। उसका प्रावधान कब समाप्त किया गया, बात करने वाला हूँ मैं अभी आपके सामने। 550 सीटें निर्वाचित होंगी यदि यहाँ पर टोटल स्ट्रक्चर की बात की जाती है तो, और यहाँ बात की जाए तो कितनी सीट्स यहाँ पर होंगी, तो यहाँ आंग्ल भारतीय होंगे 2, आंग्ल भारतीय 2 होंगे, और यहाँ निर्वाचित की बात की जाए तो कितने निर्वाचित होंगे, 543 सदस्य। अब यहाँ से हम लोग बात करते हैं कितने सदस्य राज्यों से निर्वाचित होते हैं और कितने हमारे केंद्र शासित प्रदेशों से होते हैं। तो राज्यों की बात की जाए तो कितने होंगे, और केंद्र शासित प्रदेशों की बात की जाए तो वहाँ पर कितने होंगे, उनकी हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरी। अब टोटल की कंडीशन में हम लोग यहाँ पर बात करते हैं तो राज्यों से कितने हमारे निर्वाचित होते हैं, और दूसरी कंडीशन है यहाँ केंद्र शासित प्रदेशों से कितने निर्वाचित होते हैं। केंद्र शासित प्रदेशों से कितने निर्वाचित होते हैं। ध्यान से और अच्छे से आप लोग यहाँ पर समझना, राज्यों से, और यहाँ पर बात की जाए तो कहाँ से, केंद्र शासित प्रदेशों से। यदि हम लोग राज्यों की बात करें तो कितने सदस्य हमारे निर्वाचित होते हैं, 530 सदस्य निर्वाचित होते हैं, और केंद्र शासित प्रदेशों की बात की जाए तो वहाँ 20 सदस्य क्या होते हैं, हमारे केंद्र शासित प्रदेशों से होंगे। यदि टोटल स्ट्रक्चर की बात की जाती है तो वहाँ पर ये एक्स्ट्रा सीटें गई कहाँ हैं, इसको भी आप लोग यहाँ सुन लो। जो पीओके वाला हिस्सा है, पाक अधिकृत कश्मीर वाला हिस्सा है, वहाँ के लिए निर्धारित की गई सीटें हैं। बाकी वहाँ से क्या नहीं होते हैं, भारत के लिए प्रतिनिधि नहीं आते हैं। ये आप लोग अच्छे से याद रखना। अब यहाँ कितने होंगे, तो राज्यों से 530 होंगे, और यहाँ बात की जाए तो केंद्र शासित तो कितने होंगे, बाकी 13 होंगे यहाँ से। अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं केंद्र शासित प्रदेशों से दिल्ली से कितने सदस्य होंगे, तो वहाँ पर आप लोग अच्छे से इसको याद रख लेना, दिल्ली से कितने हैं। उस कंडीशन में हम लोग यहाँ पर बात करें केंद्र शासित प्रदेशों में, यहाँ दिल्ली से कितने हैं, वर्तमान की कंडीशन की हम लोग बात करते हैं तो दिल्ली से कितने सदस्य हैं, तो वहाँ होंगे दिल्ली से 7 सदस्य हैं वर्तमान में। और यहाँ पर हम लोग बात करें अन्य से कितने हैं, तो वहाँ आपका आंसर होगा, बाकी 6 सदस्य बचेंगे, तो वहाँ 6 ही सदस्य हैं अन्य केंद्र शासित प्रदेशों से। ये टोटल स्ट्रक्चर है कहाँ का, लोकसभा का, कि कितनी सीटें हैं और वर्तमान में कितनी सीटों का प्रावधान किया गया है, टोटल सीटें कितनी हैं, उन सभी का प्रावधान यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। अच्छे से और ढंग से आप लोग यहाँ पर याद रखना। अब हम लोग बात करते हैं आंग्ल भारतीय की, कि आपको पता होगा आंग्ल भारतीय का प्रावधान समाप्त कर दिया गया है, और किस तरीके से समाप्त किया गया है, तो वहाँ पर उसका प्रावधान आप लोग यहाँ पर सुनो। पहले आप लोग ये समझो आंग्ल भारतीय होते कौन हैं, और प्रावधान कहाँ पर किया गया था कि लोकसभा में आंग्ल भारतीय क्या होंगे, मनोनीत किए जाएंगे। उनकी हम लोग यहाँ पर बात करें
तो आर्टिकल नंबर 331 331 आर्टिकल में प्रावधान किया गया था कि लोकसभा में आंग्ल भारतीयों का प्रावधान किया जाएगा। तो वहाँ 2 आंग्ल भारतीयों का लोकसभा में प्रावधान था। और यदि हम लोग बात करते हैं आर्टिकल 366 की, तो वहाँ पर आंग्ल भारतीय की परिभाषा देखने के लिए मिलती है कि आंग्ल भारतीय होंगे कौन, किसको हम लोग आंग्ल भारतीय कहेंगे। तो उनकी हम लोग पहले बात कर लेते हैं और फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा आंग्ल भारतीय का प्रावधान अब जब अगली लोकसभा गठित होगी तो वहाँ पर उनके प्रावधान को समाप्त कर दिया गया है। क्यों समाप्त कर दिया गया है उसकी भी मैं आपसे बात करने वाला हूँ, तो ध्यान से और अच्छे से आप लोग समझना इसको। आर्टिकल नंबर 331 में प्रावधान क्या किया गया था? आर्टिकल 331 इसमें या इसके तहत लोकसभा में दो आंग्ल भारतीय मनोनीत होंगे। ये कहाँ पर प्रावधान किया गया था? आर्टिकल 331 में प्रावधान देखने के लिए मिलता है। और यदि हम लोग बात करें तो आंग्ल भारतीय होंगे कौन, यहाँ पर उसको आप लोग समझ लो। आंग्ल भारतीय होते कौन हैं उनकी हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो आंग्ल भारतीय हम किसको बोलते हैं उसकी परिभाषा कहाँ पर दी गई है? आर्टिकल 366 में आप लोग यहाँ पर देखोगे तो वहाँ प्रावधान लिखा हुआ है, जिसकी माता भारतीय हो और पिता कहाँ का हो? यूरोप का हो या यूरोपीय हो, यानी विदेशी हो। माता भारतीय हो और पिता कहाँ का हो? विदेशी हो या फिर यूरोपीय हो। यहाँ पर क्या है, क्योंकि जब अंग्रेज भारत में आए थे उस समय तो क्या कर लिया था उन्होंने? भारत की महिलाओं से शादी कर ली थी। तो उसकी कंडीशन में जो उनके अंग्रेज थे और महिलाएं कहाँ की थी? भारत की। जो उनके द्वारा संतान पैदा होगी, इनके द्वारा जो संतान पैदा होगी वो क्या कहलाएगी? वो कहलाएगी एंग्लो इंडियन या फिर आंग्ल भारतीय कहलाएगी। माता भारतीय और पिता यूरोपीय हो और उनकी संतानें क्या कहलाएंगी? आंग्ल भारतीय कहलाएंगी। अब हम लोग यहाँ पर बात करें क्या अगली लोकसभा में भी या ऐसा हमेशा ही चलता रहेगा क्या ये प्रावधान? तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि ये हमेशा चलता रहेगा। अब इसको समाप्त किया गया है 104वें संविधान संशोधन के द्वारा। 104वां संविधान संशोधन के द्वारा इसको क्या कर दिया गया है? समाप्त कर दिया जाएगा। और इसके संबंध में क्या प्रावधान है, इसको समाप्त क्यों किया गया उसका कारण आप लोग सुनो। भारत को आज़ाद हुए हुए वर्तमान कंडीशन की हम लोग बात करें तो 72 साल बीत चुके हैं। तो उसकी कंडीशन में आप लोग देखोगे कि ये जो संतानें थीं पहले 72 वर्ष की आयु जिनकी हो चुकी है, अब यदि उनकी संतानें होंगी तो अब उनकी संतानें क्या आंग्ल भारतीय ही होंगी क्या? तो उनकी संतानें आंग्ल भारतीय नहीं होंगी। वो कैसी होंगी? वो भारतीय ही कहलाएंगी। तो इस कारण से आंग्ल भारतीयों का अस्तित्व समाप्त हो चुका है। अब सभी क्या हैं? अब भारतीय हैं। तो इस कारण से इनके हितों को देखते हुए क्या कर दिया गया है कि ऐसा कोई आंग्ल भारतीय अब बचा नहीं है। वो सभी क्या हैं? भारतीय कहलाएंगे। और सभी भारतीयों के कंडीशन में क्या है? इस प्रावधान को समाप्त कर दिया जाए। ये 104वां संविधान संशोधन से क्या कर दिया गया? इसको समाप्त कर दिया गया। ये दो आंग्ल भारतीय प्रावधान जब अगली लोकसभा गठित होगी हमारी तो वहाँ पर उसमें कोई भी प्रावधान नहीं होगा। किसके लिए? लोकसभा में आंग्ल भारतीय का। तो ये प्रावधान यहाँ देखने के लिए मिला आपको कि कैसे ख़त्म किया गया, कौन से संविधान संशोधन के द्वारा ख़त्म किया गया। ये सारी की सारी चीज़ें आप लोग यहाँ पर याद रख सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे लोकसभा में सीटों की संख्या वर्तमान में कितनी थी, कब कब बदलाव किया गया, कब तक फिक्स रहेंगी, रिजर्वेशन का क्या प्रावधान है, कब तक इसको बढ़ाया गया है, सीटों के बारे में क्या रिजर्वेशन है और जनसंख्या के अनुपात में क्या रिजर्वेशन है, उन सब की हम लोग बात करेंगे। एससी और एसटी का रिजर्वेशन कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है, किस संविधान संशोधन के द्वारा ऐसा किया गया है, उन सब की हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं।
स्क्रीनशॉट आप लोग पहले इसका लीजिए, फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट की। लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। शेयर किया करो आप लोग, यदि अच्छा है कंटेंट तो, बाकी शेयर करने का कोई मतलब बनता है नहीं। कंटेंट अच्छा है तो ही आप लोग इसको शेयर करना, यदि आपको लगता है कि वाकई मैंने आपके लिए मेहनत की है ना। ऐसा तो कोई भी प्रावधान है ही नहीं कि आप लोग इसको शेयर ही करो, आपको लगता हो तो ही आप लोग इसका शेयर करना। अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं इस अनुच्छेद में क्या प्रावधान किया गया है, तो लोकसभा का प्रावधान किया गया है। तो इसमें लोकसभा का प्रावधान किया गया है। अब हम लोग यहाँ पर बात करें तो वर्तमान में जो सबसे पहले हमारी लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी थी। सबसे पहले लोकसभा में सीटों की संख्या की हम लोग बात करें तो वहाँ पर 500 थी सबसे पहले, 500 या 500 हमारी लोकसभा की सीटों की संख्या थी। उसके बाद यहाँ पर इसमें बदलाव किए गए। यदि मैं बात करूँ तो सबसे पहला संविधान संशोधन इनके संबंध में कब किया गया, तो 7वां संविधान संशोधन किया गया 1951 में, 1956 में। 7वां संविधान संशोधन 1956 में किया गया और इनकी सीटों की संख्या को बढ़ा करके कितना कर दिया गया, 525 कर दिया गया। उसके बाद इसमें बदलाव हुआ और इन सीटों की संख्या को 545 कर दिया गया और उसके बाद गोवा पुनर्गठन अधिनियम के माध्यम से गोवा और दमनदीप राज्य पुनर्गठन अधिनियम से इसमें सीटों की संख्या को फिर से बढ़ा दिया गया, यानी 552 कर दिया गया। अब ये सीटें कितनी रहेंगी, कौन कौन सी सीटों का प्रावधान कब तक निश्चित है और किस आधार पर इनको यहाँ पर रखा गया है, उनकी हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। और नेक्स्ट तो ये सबसे पहला संविधान संशोधन इन सीटों के संबंध में 7वें संविधान संशोधन 1956 में लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी कर दी गई, तो वहाँ पर आपका आंसर होगा 525 कर दी गई। और उसके बाद इसमें बदलाव हुआ। नेक्स्ट यदि मैं बदलाव की बात करूँ और 31वां संविधान संशोधन 31वें संविधान संशोधन 1974 के माध्यम से इनकी संख्या 545 कर दी गई। 525 से बढ़ाकर फिर कितनी कर दी गई, 545 कर दी गई। ये आप लोग अच्छे से याद रखना। और उसके बाद यहाँ पर बदलाव हुआ। गोवा व दमन एवं दीव के माध्यम से लोकसभा की सीटों की संख्या
552 कर दी गई। ये आप लोग अच्छे से यहाँ पर याद रखना। अब हम लोग यहाँ पर बात करें कि ये सीटों की संख्या 552 कब तक रहेगी, क्या प्रावधान है उसके संबंध में, उसको आप लोग अच्छे से यहाँ पर याद रखना। उसके बाद 95वां संविधान संशोधन हुआ 1995 में। वहाँ पर सीटों की संख्या को क्या कर दिया गया, निश्चित कर दिया गया कि इतनी ही सीटें रहेंगी। और एससी और एसटी से संबंधित जो भी रिजर्वेशन का प्रावधान था उसको भी क्या कर दिया गया था, 2020 तक के लिए बढ़ा दिया गया था कि इसमें कोई भी बदलाव नहीं होगा। जनसंख्या के अनुपात में एससी को और एसटी को क्या मिला हुआ है, अनुसूचित जाति को और अनुसूचित जनजाति को रिजर्वेशन मिला हुआ है। किसके संबंध में, सीटों के संबंध में, कि वहाँ पर रिजर्व होंगी सीटें कहाँ, लोकसभा में, और एससी के लिए लोकसभा में और एसटी के लिए भी लोकसभा में। यदि हम लोग यहाँ पर बात करें तो 95वें संविधान संशोधन के माध्यम से पहले रिजर्वेशन 2020 तक के लिए बढ़ा दिया गया था, पर अब वर्तमान में 104वां संविधान संशोधन करके वहाँ पर यदि हम लोग बात करें आंग्ल भारतीय का प्रावधान समाप्त किया गया और इनके रिजर्वेशन को कब तक के लिए बढ़ा दिया गया, 10 वर्षों के लिए और बढ़ा दिया गया। यानी 2030 तक के लिए रिजर्वेशन कर दिया लोकसभा में सीटों के संबंध में। और उसके बाद हम लोग बात करें तो लोकसभा की सीटें कब तक फिक्स रहेंगी, उसका प्रावधान कब तक के लिए बढ़ा हुआ है या कब तक के लिए किया गया था। तो इनकी सीटों की हम लोग बात करें तो लोकसभा में सीटों की संख्या 2026 तक यथावत रहेगी। 2026 तक यही रहेगी या फिर यथावत रहेगी, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। इनकी सीटों की संख्या में 2026 तक क्या होंगी, यही सीटें रहने वाली हैं, 552 सीटें रहने वाली हैं। यदि इनमें बदलाव किया जाएगा और कब किया जाता है, क्यों किया जाता है, उसकी भी अभी बात करने वाला हूं मैं। पहले आप लोग रिजर्वेशन एससी और एसटी के संबंध में भी आप लोग यहाँ पर उसको लिख लो। अब हम लोग बात करते हैं यदि अनुसूचित जाति और जनजाति की, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को जनसंख्या के अनुपात में लोकसभा में सीटें आरक्षित की गई हैं, सीटें आरक्षित की गई हैं। ये भी आप लोग अच्छे से याद रखना। और उसके बाद ही हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कब तक फिक्स रहेंगी, इनमें कोई बदलाव नहीं होगा। तो 2030 तक क्या रहेंगी, ये सेम रहेंगी, इसमें कोई भी बदलाव अब नहीं किया जाएगा। यदि बढ़ाना है रिजर्वेशन तो आगे बिल्कुल बढ़ाया जा सकता है, इसको आप लोग अच्छे से याद रख सकते हैं। अब हम लोग बात करें तो पहले कब किया गया था, तो 95वां संविधान संशोधन, यहाँ पर लिख लेंगे आप लोग 95वें संविधान संशोधन के माध्यम से एससी और एसटी के सीटों के
आरक्षण को 2020 तक के लिए बढ़ा दिया गया था। 2020 तक के लिए बढ़ा दिया गया था। अब यदि हम लोग बात करें वर्तमान की कंडीशन में, तो अब इसको कितना कर दिया गया है, 2030 तक के लिए यथावत या निश्चित कर दिया गया है 104वें संविधान संशोधन के माध्यम से। इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखना। तो यहाँ लिखता हूँ मैं 104वें संविधान संशोधन के माध्यम से इसको 2030 तक के लिए निश्चित कर दिया है। निश्चित कर दिया है। इसको भी आप लोग ढंग से और अच्छे से याद रख लेना। यदि हम लोग बात करें लोकसभा के सीटों की, तो वहाँ पर कोई भी चेंज नहीं होगा, कोई भी परिवर्तन 2026 तक नहीं किया जाएगा। यदि SC और ST के रिजर्वेशन की हम लोग बात करें, तो वहाँ पर सीटों के संबंध में आरक्षण 2030 तक के लिए बढ़ा दिया गया है, यानी 10 वर्षों के लिए और बढ़ा दिया गया है इसको। ये आप लोग अच्छे से याद रखना। अब हम लोग यहाँ पर बात करेंगे किसके संबंध में, अब हम लोग बात करेंगे यदि सीटों की संख्या में कोई बदलाव करना है तो किस प्रकार बदलाव होगा और किसके सहायता से, किसके माध्यम से ऐसा होता है, उसकी हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं परिसीमन आयोग। डिलिमिटेशन कमीशन क्या होता है, कौन कौन सदस्य वहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं, कहाँ प्रावधान किया गया है, उसका गठन कब किया जाता है, उनके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। यदि सीटों की संख्या में बदलाव करना है तो किस प्रकार होगा। स्क्रीनशॉट आप लोग इसका लीजिए, फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रावधान की। लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। अब हम लोग बात करते हैं किसके संबंध में, यदि सीटों में परिवर्तन करना है, किसी भी राज्य में लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ानी है, घटानी है, उनके संबंध में यदि कोई प्रावधान करना है तो उसको करता कौन है, किसकी सहायता से होता है, उसको आप लोग अच्छे से और ध्यान से याद रखना। तो परिसीमन आयोग या फिर आर्टिकल नंबर 82 में प्रावधान किया गया है, आर्टिकल नंबर 82, तो वहाँ पर देखने के लिए मिलता है परिसीमन आयोग। और वहाँ किस तरीके से परिसीमन आयोग से क्वेश्चन पूछता है उसकी भी हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। यहाँ पूछता है इसके सदस्य या फिर इसका अध्यक्ष कौन होता है, उसके संबंध में पता करता है, और कार्यकाल कितना होता है या फिर गठित कब किया जाता है, ये सवाल यहाँ से बनता है। अब हम सबसे पहले इसकी बात करें तो ये गठित कब किया जाता है या फिर कब गठन इसका होता है, कौन गठन करता है, तो उसको यहाँ पर याद रखना आप लोग। तो इसका गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। और कब गठन करते हैं इसका राष्ट्रपति, तो जब जनगणना होती है उसके बाद इसका गठन किया जाता है। तो यह जनसंख्या जनगणना के बाद गठित किया जाता है।
अब इसका कार्य क्या होता है, इसके कार्य की हम लोग यहाँ बात करें तो कार्य को भी आप लोग अच्छे से याद रखना है। इसका कार्य मैंने आपको अभी बताया। इसका कार्य होता है यदि लोकसभा में सीटों की संख्या परिवर्तित करनी है तो उसके संबंध में यह सुझाव देता है, या फिर किसको सुझाव देता है, राष्ट्रपति के संबंध में। राष्ट्रपति गठित करता है तो राष्ट्रपति को ही देगा। और यहाँ पर कौन कौन शामिल होता है सीटों की संख्या में परिवर्तित करने के लिए, उसको आप लोग अच्छे से याद रखना। जब हम लोग बात करते हैं इसके गठन की तो राष्ट्रपति गठित करते हैं, और अब हम लोग इसकी बात करें कि इसका अध्यक्ष कौन होता है, उसको भी आप लोग अच्छे से याद रखना। अध्यक्ष की बात की जाए तो सुप्रीम कोर्ट का सेवानिवृत्त या फिर रिटायर्ड जज क्या होते हैं, इसके चीफ होते हैं और अध्यक्ष होते हैं। चुनाव आयोग जो जिसको हम बोलते हैं उसका अध्यक्ष, चुनाव आयुक्त जिसको हम कहते हैं, इसका सदस्य होता है। और जिस राज्य में सीटों की संख्या परिवर्तित करनी है उस राज्य का चुनाव आयुक्त क्या होता है, इसका सदस्य होता है। और इसी ही आयोग में लोकसभा के या फिर राज्यसभा के सदस्यों को भी इन्वॉल्व किया जा सकता है, शामिल किया जा सकता है। जैसे हम लोग बात करें खुद उत्तर प्रदेश की हम लोग बात करें और किसी भी ज़िले में क्या करना ही है, सीटों की संख्या बढ़ानी है तो वहाँ पर क्या प्रावधान होगा, राज्य का, उत्तर प्रदेश राज्य का चुनाव आयुक्त इसमें शामिल होगा और भारत का जो मुख्य चुनाव आयुक्त है वहाँ सदस्य के तौर पर शामिल होगा। और उस लोकसभा का सदस्य भी वहाँ इन्वॉल्व इसमें हो सकता है और राज्यसभा का सदस्य भी इसमें शामिल किया जा सकता है। अधिकतम 5 सदस्यों को सलाह के तौर पर किस में शामिल कर सकते हैं, वहाँ परिसीमन आयोग में शामिल कर सकते हैं। यदि सीटों की संख्या में कोई बदलाव करना है तो ये आप लोग अच्छे से याद रखना। तो वहाँ पर इसका अध्यक्ष कौन होता है उसकी हम लोग बात करें तो कौन होता है अध्यक्ष, सुप्रीम कोर्ट का रिटायर जज। इसका अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट का सेवानिवृत्त न्यायाधीश होता है। और यदि हम लोग सदस्यों की बात करें तो कौन होते हैं सदस्य, भारत का चुनाव आयुक्त और संबंधित राज्य का चुनाव आयुक्त इसका सदस्य होता है। चुनाव आयुक्त इसका सदस्य होता है। उसको भी आप लोग अच्छे से याद रखना। भारत का चुनाव आयुक्त और संबंधित राज्य का चुनाव आयुक्त क्या होता है, इसके सदस्य के रूप में शामिल होते हैं। यह आयोग, यहाँ पर लिखना इसमें अभी, यह आयोग लोकसभा व राज्यसभा के सदस्यों का भी सलाह ले सकता है। सलाह ले सकता है, इसको अच्छे से आप लोग याद रखना। सलाह ले सकता है। और कितने अधिकतम सदस्य हो सकते हैं, तो इसमें अधिकतम 5 सदस्य शामिल किए जा सकते हैं। इसमें इसमें लोकसभा के 5 सदस्यों को सहयोगी के रूप में
नियुक्त किया जा सकता है, नियुक्त किया जा सकता है। इसको अच्छे से और ढंग से आप लोग याद रखना। तो वहाँ पर कितने सदस्यों को लोकसभा के, तो 5 सदस्यों को शामिल किया जा सकता है। किसमें? परिसीमन आयोग में। और इसका गठन कब किया जाता है ये मैंने आपको समझा ही दिया है। अब क्या हर जनगणना के बाद इसका गठन किया जाता है या फिर नहीं किया जाता, तो अब उसकी हम लोग यहाँ बात करें, कितनी बार गठित किया गया है उसकी हम लोग यहाँ पर बात करें। तो ध्यान से आप लोग इसको याद रखना, प्रत्येक जनसंख्या की जनगणना के बाद इसको गठित नहीं किया जाता है। यदि ऐसा लगता है कोई परिवर्तन करना है तो ही इसका गठन किया जाता है, उसको भी आप लोग याद रखना। अब हम लोग यहाँ पर बात करें कब कब इसका गठन किया गया है, कितनी बार इसका गठन किया जा चुका है, उसकी भी आप लोग याद रखना। इसके गठन की हम लोग बात करें, अब तक इसका गठन कब कब किया गया है? 1952 में, 1952 में, 1962 में और 1970 to 1972 में, और उसके बाद लास्ट टाइम 2002 में इसका गठन किया गया था। ये भी आप लोग याद रखना। अब तक कितनी बार किया जा चुका है गठन? तो अब तक इसका गठन 4 बार किया जा चुका है। इसको आप लोग ढंग से और अच्छे से याद रख लेना, किया जा चुका है। कैसे सवाल पूछता है, इसका गठन कौन करता है? तो वहाँ पर राष्ट्रपति गठन करते हैं। कहाँ प्रावधान देखने के लिए मिलता है? आर्टिकल नंबर 82 में प्रावधान देखने के लिए मिलता है। कब गठित किया जाता है? जनसंख्या जनगणना के बाद। प्रत्येक वर्ष गठित नहीं किया जाता, उसको भी आप लोग याद रखना। अध्यक्ष की बात की जाए तो कौन होता है इसका अध्यक्ष? सुप्रीम कोर्ट का सेवानिवृत्त न्यायाधीश क्या होता है इसका अध्यक्ष? मुख्य भारत के चुनाव आयुक्त सदस्य संबंधित राज्य का चुनाव आयुक्त सदस्य के रूप में शामिल होता है। लोकसभा राज्यसभा के सदस्य शामिल हो सकते हैं। अधिकतम 5 सदस्य सहयोगी के रूप में लोकसभा के यहाँ पर इन्वॉल्व हो सकते हैं। अब तक 4 बार गठन किया जा चुका है, 52, 62, 72 और 2002 में। इसको आप लोग अच्छे से याद रखना, इतनी बार इसका गठन किया जा चुका है। अब हम लोग बात करेंगे लोकसभा में किस प्रकार सदस्य चुना जाता है, कौन सदस्य चुना जाएगा, योग्यता क्या होंगी, उसका कार्यकाल क्या होगा, उसकी शपथ के बारे में प्रावधान क्या है, कैसे कैसे किस तरीके से वहाँ पर सवाल बनते हैं, यानी क्या प्रावधान किया गया है लोकसभा सदस्य के निर्वाचन से संबंधित, वहाँ क्या प्रावधान लागू है, डायरेक्ट तौर पर निर्वाचन इनका होता है या फिर इनडायरेक्ट तौर पर निर्वाचन होता है, उन सब की हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। पर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इन सभी की बात करने वाले हैं। कमेंट्स करना, यदि आपको लगता है कि पढ़ाया जाए आगे तो आप लोग कमेंट्स कर सकते हैं, और इसको तो आप लोग शेयर किया करो, ऐसे तो काम चलने वाला नहीं है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए। स्क्रीनशॉट आप लोग इसका ले सकते हैं।